Parul Sharma, Raghav, Vipul. So in total, there are 8 students apart from me and Prem sir. Do we need to wait for someone or can we start right away? सर कर सकते हैं स्टार्ट, तो अभी कुछ लोग ऐड होंगे 1-2 मिनट के अंदर। ठीक ठीक ठीक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा हम लास्ट टाइम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले मुझे ये बताओ, जो हम लोगों ने कुछ आप लोगों से रिक्वायरमेंट कहीं की कुछ डिमांड थी हमारी, क्या डिमांड थी हमारी? पारुल बताएंगे हमको। पारुल, हमने क्या क्या बोला था, क्या क्या करना है घर पे? पारुल शर्मा, कैन यू हियर मी? हाँ आदित्य, आप बताओ। सर मेडिटेशन along with मेडिटेशन बोला था, और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करने को बोली थी? मिनिमम 20 मिनट, 5 मिनट की मेडिटेशन। 20 मिनट, और इंक्लूसिव ऑफ 5 मिनट मेडिटेशन। और सेल्फ स्टडी के लिए क्या टारगेट दिया था, कितनी देर सेल्फ स्टडी होनी चाहिए? कोई सेल्फ स्टडी का टारगेट था या नहीं था? इतने घंटे तो मिनिमम पढ़ना। माधव गुप्ता, तुम बता दो। 6 घंटे पढ़ना था, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी थी। 6 आवर्स सेल्फ स्टडी, और ये थी एक्सरसाइज, है ना? और रजिस्टर्स कितने बनाने हैं आप लोगों को, ये बताएंगे हमें। कोई बात नहीं पारुल, नो प्रॉब्लम। रजिस्टर्स अर्चित जैन, अनम्यूट करो। कितने रजिस्टर्स बनाने हैं? सर 9। कितने बना लिए तुमने उनमें से? सर अभी 4 ही बने। 4 बने हैं। क्या रीजन है 4 बनने का? 9 क्यों नहीं बने अभी तक? सर वो अभी फोकस में किसी और चीज पे कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना इस पे। अच्छा, तुम किसी और चीज पर फोकस कर रहे थे, इस पे तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमको ये ध्यान है कि मैंने बोला था आईपीएन कुछ होता है? आईपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? इम्पोर्टेंट नोट्स आई थिंक। और पी क्या होगा? पी सर पता नहीं है। तो बेटा तुम तो बहुत ज्यादा। सर मैं अभी 3rd बैच का था ना, तो अभी जो आपने शायद 2nd बैच में बताया था। 2nd बैच में बताया? मैंने आपका वीडियो देखा था। अच्छा, इस वाले बैच में कभी नहीं बताया? ये जो बैच चल रहा है, बैच 3? नहीं सर, मैंने आपके ग्राफ वाले वीडियो में देखा था ये सब। नहीं, रुक जाओ, अभी देखो मैं विपुल से पूछता हूँ। विपुल, क्या भाई विपुल, इस वाले बैच में कभी ये बात बताई गई है कि नहीं बताई गई? नहीं सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास है सर, मैंने देखा नहीं है अभी तक। आपकी ये पहली क्लास है आज? टुडे इज योर फर्स्ट क्लास? यस सर। किसी भी सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास है या ये वाली पहली क्लास है? सर ये मैथ्स की पहली है। मैथ्स की पहली है। इससे पहले कौन कौन सी कर चुके हो? सर केमिस्ट्री और फिजिक्स की सर। अच्छा, तो वो स्टूडेंट कौन है जिनकी आज सबसे पहली क्लास है? टुडे इज द वेरी फर्स्ट क्लास। मेमो सर, कौन से बच्चे हैं जिनकी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास टुडे? सर एक स्टूडेंट है धीरेन्द्र सिंह, वो भी ज्वाइन कर गया था, 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा है। सभी ज्वाइन करेगा, जिसकी बिल्कुल पहली क्लास है वो ज्वाइन करेगा। यस, नो इश्यूज। अच्छा, तो चलो थोड़ी बहुत बातें बता दी जाए अपनी तरफ से कि क्या क्या आप लोगों को करना है। कुछ बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे पुराने हैं, कुछ सेमी पुराने हैं, कि एग्जैक्टली आपसे रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, व्हाट डू वी वांट। वी वांट 100%
डेडिकेशन। और डेडिकेशन किस तरीके का? पढ़ाई को लेके। अब जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, आज से 2 महीने पहले तक तो हमें लगता था कि भाई हो सकता है कुछ दिन में ये खुल जाएगा, कुछ दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अब चीजें ऐसी हैं कि हम बहुत ज्यादा खुलने का और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का इंतजार किए बिना पूरा फोकस इस बात पे रखें कि हम हमारा परफॉर्मेंस कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। जो आज की डेट में हमारे पास सर्कमस्टांसेस हैं, जहां पे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, हमको सर्टेन नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो हमें घर पे करने होते हैं, होमवर्क प्रोड्यूस करना होता है, फिर टेस्ट वगैरह होते हैं। इस सिस्टम में हम खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो चीज हमें देखनी, बजाय इस चीज को वेट करने के कि भाई मतलब कि अभी ये तो अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये तो खत्म होने वाला है थोड़े दिन तक, उसके बाद फिर हम ऑफलाइन होंगे, तब हमारी मेन क्लासेस शुरू होंगी। ऐसा कुछ नहीं। जो भी आज की डेट में हो रहा है वो सब मेन का ही पार्ट। तो जो आप लोगों को करना है, आई डोंट नो कि कितने बच्चे धीरेन्द्र ज्वाइन है। वेलकम धीरेन्द्र टू योर फर्स्ट क्लास ऑफ जेकेएस क्लासेस। होपफुली आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। कौन से स्कूल से बेटा क्लास 10 किया है आपने धीरेन्द्र? इनका मेरे ख्याल से अभी अनम्यूट है, म्यूट तो नहीं है शायद, या इनके पास वॉइस वाली फैसिलिटी नहीं है। धीरेन्द्र, यस सर। हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपने जूम सॉफ्टवेयर इससे पहले कभी यूज किया है? नहीं सर। पहली बार यूज कर रहे हो? यस सर। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ? यस सर। क्या लिखा हुआ है मेरी टी शर्ट पे? कोर 1990। और 1990 लिखा हुआ है, तो सही मतलब दिखाई दे रहा है। यस। क्लास 10 का एग्जाम आपने कहाँ से किया, कौन से स्कूल से किया? केवी 4 से। केवी 4 से। एग्जाम सारे हो गए या कोई एग्जाम रह गया था? सारे हो गए सर। सारे हो गए। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से? बायो। बायो फेवरेट है। अच्छा, वेरी नाइस। तो परसेंटेज कितना एक्सपेक्टेड है क्लास 10th में? सर 80। 80? यस सर। तो ज्यादा आ गया तो? सर। चलो खैर कोई बात नहीं। एनीवे, तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, म्यूट कर लें। कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ यस जो सर। लोगों के लिए बहुत जरूरी है, लोगों के लिए, पुराने नए। अगर एक बात सुन रखी है, म्यूट करना पड़ेगा। धीरेन्द्र आपको म्यूट करना है अपनी स्क्रीन पे। जब आप टैप करोगे तो एक आइकॉन बना हुआ आएगा म्यूट अनम्यूट का, तो जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे वो म्यूट कर देगा, जिससे कि क्लास विधिवत रूप से आगे या सुचारू रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। खैर, बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े भारी हिंदी वर्ड भी यूज करता रहूंगा, जिससे कि मतलब आप लोगों को लगता रहे कि सर का हिंदी का ज्ञान भी अच्छा है। 2 लैंग्वेज पे तो कमांड है ही है, हिंदी और इंग्लिश, बाकी का पता है, तो शायद इंटरेस्ट आपका क्लास में ज्यादा बना रहे। आप में से कितने बच्चों को लगता है कि उनकी हिंदी स्ट्रांग है? वो बच्चे चैट में हिंदी लिख के भेजें। जिन बच्चों को लगता है कि उनकी हिंदी सफिशिएंटली स्ट्रांग है, हिंदुस्तान में रहते हो आप लोग वैसे, तो कितने बच्चों को लगता है कि उनकी हिंदी सफिशिएंटली स्ट्रांग है, रीजनेबली गुड है? वो अपनी चैट में लिख के भेजें हिंदी। मी लिख के नहीं भेजना, मी माई ये नहीं लिख के भेजना, आपको हिंदी लिख के भेजना, HINDI। विपुल ने लिख के भेजा है। चलो देखो, भेजो सब लोग। एक बच्चे ने हिंदी बिल्कुल हिंदी में लिख के भेज दिया, उनका नाम है राघव। वेरी नाइस राघव, तुमने तो कीबोर्ड यूज करना भी सीख लिया बेटा हिंदी लिखने के लिए। बिल्कुल, कहीं कहीं वैसे ट्रांसलेटर भी आते हैं कि आप HINDI लिखोगे उसमें हिंदी लिखा हुआ आ जाता है, ऐसा भी सॉफ्टवेयर होता है शायद। मैं भी काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ उसके लिए अपने आईफोन में। मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था।
अभी तक मुझे पता नहीं लग पाया एग्जैक्टली। मेरे कई लोग जानने वाले हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। हमारे जेके क्लासेस में भी काफी सारा स्टाफ हिंदी प्रेफर करता है। गूगल इंडिक कीबोर्ड। अच्छा, मेरे को तो कोई बता रहा था कि इसी में कुछ बटन वटन प्रेस करो तो इसी से हो जाता है। खैर एनीवे, आपने बता दिया है गूगल इंडिक कीबोर्ड, तो उसको भी ट्राई करके देख लेंगे। एनीवे, तो बच्चे सब ध्यान दें इस बात पर कि आप लोगों का जो मेन मोटिव है आने वाले टाइम में जो आपको करना है, या जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करो, वो है कि पूरा दिल लगा के पढ़ना है। सक्सेस, फेलियर या मॉडरेट सक्सेस या मॉडरेट फेलियर, these are always part and parcel of life. What is the most important thing as a student or as a human being, are you fulfilling your role on a day-to-day basis? What is expected of you? कि आप अपने काम को लेके, अपनी ड्यूटी को लेके, अपने रोल को लेके क्या उतने ईमानदार हैं या उतने लगन से उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा आपसे एक्सपेक्टेड है। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर बच्चे कुछ जैसे मिक्स है, मतलब एक बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड का है, ज्यादातर लोग कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, 2 बच्चे ड्रॉपर बैच के भी हैं। तो अभी जो मेरा फोकस आज की क्लास में रहेगा, जो टॉपिक हम टच अपॉन करेंगे, आप मुझे कुछ बता सकते हो कि लास्ट टाइम मुझे कौन बताएगा? आदित्य, आप ही बता दो कि लास्ट के जो 2 लेक्चर हुए बैच 3 में, उसमें मैंने क्या क्या कराया था? यस सर, आपने सबसे पहले तो मतलब नंबर लाइन, वो रियल नंबर्स वगैरह बताए थे। हाँ। और सर फिर मतलब रियल नंबर्स वगैरह, इंटीजर्स, ओपन मेरा इंटरवल। 1 लेक्चर हुआ है, मेरे 2 लेक्चर हुए। सर आपके सर अभी 1 लेक्चर हुआ है। 1 ही लेक्चर हुआ है, उसमें मैंने रियल नंबर लाइन के बारे में बताया था। यस सर, आपने सर खत्म किया था एक क्वेश्चन पे कि x² = 4 और x √4। तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा या नहीं? ठीक है, रियल नंबर लाइन बताया था, बेबी कर्व मेथड भी बताया था कुछ? नो सर, बेबी कर्व मेथड नहीं बताया था, सिर्फ रियल नंबर लाइन बताया था। मतलब ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया था ना? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बताई थी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बताई थी, ये नहीं बताया था ना कि ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, इसमें x की कौन सी वैल्यूज होंगी? नो सर, ऐसा सब कुछ नहीं बताया था। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे याद आ गया कि मैंने रियल नंबर लाइन के बारे में बताया था, और फिर कुछ मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पर डिस्कस किया। ठीक, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, तो बेटा सब बच्चों को फिर से बता रहा हूँ कि 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है घर पे एवरीडे, जिसमें 5 मिनट मेडिटेशन होना चाहिए। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए, होलिस्टिक वेल बीइंग के लिए, आप मेंटली फिजिकली फिट रहें, अपनी एनर्जी के पीक लेवल पे रहें, उसके लिए बहुत जरूरी है। 6 घंटे की सेल्फ स्टडी। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। उनमें से 6 घंटे कितना परसेंट होगा? 25%। हम आपसे बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, 1/4 मांग रहे हैं। 25% या 1/4 ऑफ योर टोटल डे टाइम। भगवान ने आपको 24 घंटे दिए पूरे दिन में जीवन जीने के लिए। उस जीवन का 1/4 हिस्सा पूरी शिद्दत से, पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे कंप्लीट फोकस के साथ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी distractions, without any second thoughts in your mind, क्या करना है? पढ़ाई करनी है। कौन सी पढ़ाई करनी है? जो जेके क्लासेस में पीसीबी या पीसीएम की कराई जा रही है, उसका होमवर्क करना है। क्योंकि क्लास वर्क तो क्लास में बैठ के 100 बच्चे करते हैं,
100, या कहीं कहीं कोटा में और कानपुर में तो 200 और 500 लोग भी करते हैं। वो शायद अब संभव नहीं हो पाएगा कोविड-19 आने के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स होने के बाद। तो क्लास में अगर 100 बच्चा बैठा होता है तो टीचर के सारे इंस्ट्रक्शंस सब बच्चे सुन रहे होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? सिलेक्शन 100 का नहीं होता, सिलेक्शन तो 10, 15, 20, 25 लोगों का होता है, बचे हुए 75, 80, 90 का तो कुछ नहीं होता। तो सिलेक्शन होता है अपनी सेल्फ स्टडी से, सिलेक्शन होता है अपने खुद के एफर्ट से, सिलेक्शन होता है खुद की प्लानिंग से। तो जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओ और जितनी जल्दी इस बात को आप इंटरनलाइज कर लो, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो इस बात को कि मेरा सिलेक्शन किसी क्लासेस की वजह से नहीं होगा, किसी टीचर की वजह से नहीं होगा, किसी बुक की वजह से नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज मेरी खुद की मेहनत और मेरे डेडिकेशन, मेरे एफर्ट लेवल से होगा। कोई कोचिंग, टीचर, बुक्स, मटेरियल, ये सारे सपोर्टिंग प्लेयर। मूवी का हीरो या हीरोइन मैं हूं। मुझे जो करना है, मेरे हिसाब से जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स मैं डालूंगा या डालूंगी, वो अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे मेरी रैंक। वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि मतलब मेरा परफॉर्मेंस एग्जाम में कैसा रहता है। तो उस चीज का विशेष रूप से सब बच्चों को ध्यान रखना है और 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी। उसी सेल्फ स्टडी को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक बनाने के लिए हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए जो ये इंस्ट्रक्शन है वो है कि आपके पास 3 क्लास वर्क कॉपी होनी चाहिए, 3 होमवर्क कॉपी होनी चाहिए और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक होनी चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक। थ्री क्लास वर्क, 3 होमवर्क, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक्स, ये आपके पास होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये तीनों ही सब्जेक्ट के होंगे, पीसीबी और पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के होंगे या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के होंगे। क्लास वर्क भी होगा, होमवर्क भी होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक भी होगा। क्लास वर्क में ऑफकोर्स क्या करना है, लेक्चर नोट्स लिखने हैं। हर लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फील्ड्स जरूर लिखनी है कि टॉपिक नेम, कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, आज की डेट और उस टॉपिक का ये कौन सा लेक्चर नंबर है। फॉर एग्जांपल आज से मैं आपको मान लो ग्राफ्स पढ़ाता हूँ, ग्राफ्स, तो टॉपिक का नाम हो गया ग्राफ। डेट क्या है आज की? टुडे 16 जून। और थोड़ा पर्टिकुलर होना चाहो तो 2020, 2020, ईयर ऑफ कोविड-19। लेक्चर नंबर 1, ग्राफ का पहला लेक्चर। इस तरीके से आपको हमेशा अपने लेक्चर नोट्स में फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग इज दिस, ये होना ही चाहिए आपके लेक्चर नोट्स में। होमवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि होमवर्क वाली नोटबुक में आपको ना केवल असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, बल्कि आपको जो डेली लेक्चर रिवीजन करना है उसको भी एक बहुत ही वेल डिफाइंड वे में करना है। रिवीजन, लेक्चर रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस, उसमें क्या करना है आपको? देयर शुड बी अ पेन इन योर हैंड, अ पेन विद व्हिच यू कैन राइट ऑन द पेपर, एंड अ ब्लैंक पेपर preferably of homework notebook. So homework notebook can be divided into 2 parts. One part is dedicated to solving the assignments which are given to you at the end of every chapter, and one part can be dedicated purely for the revision of lecture notes which are given on the daily basis. तो लेक्चर को रिवाइज करने का तरीका क्या होगा कि आपने कोई भी, खास करके
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए इसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कराया गया और उसमें कोई डेरिवेशन हुआ या उसमें कोई इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हुआ या कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया गया और उसको सॉल्व करके आंसर लाया गया, तो उसमें आपकी तरफ से बहुत जरूरी है कि आप एक बार उसको पढ़ लो प्रॉपरली, पेन यूज करके, कि मतलब पेन को ऐसे अंडरलाइन करके बिना लिखे हुए उसको देख के एक एक शब्द को अच्छे से, और फिर क्लास वर्क कॉपी को बंद करके होमवर्क कॉपी में लिखना शुरू करो उस पूरे डेरिवेशन को या उस पूरे सोल्यूशन को जो क्लास में सेम डे कराया गया है। अगर आप पूरे सोल्यूशन को या पूरे डेरिवेशन को खुद से लिख पा रहे हो होमवर्क कॉपी में बिना देखे, बिना क्लास वर्क कॉपी में देखे, तब जाके मानो कि आपका उस दिन का लेक्चर नोट्स रिवीजन कंप्लीट हुआ है, और तभी आपको वैसा ग्रास्प मिलेगा कॉन्सेप्ट्स पे जो आपको एनेबल करेगा असाइनमेंट को बहुत ही एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। Because at the end of every chapter you will be given an assignment, you will expected to solve certain number of questions. So in order to be in a better position to solve those questions, you must have the in-depth knowledge of all the lectures. उन lectures में जितने भी concepts, जितने भी numericals, illustrative examples कराए गए हैं, वो आपको कितने अच्छे से समझ में आए हैं या कितने डीप में जाके उनकी नॉलेज आपको गेन हुई है, वो आपको तभी पता लगेगा जब आप कॉपी बंद करके क्लास वर्क की और खुद से लिखना शुरू करोगे होमवर्क नोटबुक में उस सॉल्यूशन को या उस डेरिवेशन को। बहुत जरूरी, इट इज अ मस्ट, इट्स अ नेसेसरी थिंग कि आप इस तरीके से लेक्चर नोट्स का रिवीजन करो, होमवर्क कॉपी दोनों चीजों के लिए, असाइनमेंट के लिए भी और लेक्चर नोट्स के रिवीजन के लिए। तीसरी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटबुक तीनों सब्जेक्ट में बनेगी और इसका प्राइमरी मोटिव क्या होगा, व्हाट इज द बेसिक मोटिव ऑफ दिस, इससे क्या करेंगे हम लोग, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर रिवीजन, फॉर रिवीजन। अगर आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज आपको बहुत सारा करना पड़ेगा, बिलीव मी, कि जब आप एक बार अपने चैप्टर्स को एक के बाद दो के बाद तीसरे के बाद चौथा, बहुत सारे चैप्टर जब आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो आप देखोगे कि पुराने वाले चैप्टर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे करके फेड अवे होने लग जाते हैं, उनका दिमाग में से नॉलेज एवोपरेट होने लग जाता है। नो मैटर हाउ diligently, how perfectly you have grasped all the nuances of the chapter, but as you move away from the chapters, उनकी memories fade away होने लग जाती हैं, they start going away from you, आप उतने अच्छे से उनको याद नहीं रख पाते हो। तो उनको मेमोरी में बिल्कुल शार्प रखने के लिए what is required is constant revision, multiple revisions, but revision करते वक्त हमेशा आपके पास आ जाएगा टाइम कॉन्स्ट्रेंट, बिकॉज दिन में हमेशा 24 घंटे होंगे, हमेशा नए चैप्टर चल रहे होंगे आपके पास आगे के, तो आपको पुरानी चैप्टर के लिए टाइम अगर निकालना है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकाली जा सकती है। वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकालने के लिए और उतने ही टाइम में रिवीजन करने के लिए आपके पास होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक। व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस मीन, दिस इज समरी ऑफ each chapter, summary of each chapter including important formulas, short tricks, tricky questions, etc. Not more than
not more than 10 to 15 pages per chapter. करो नोट डाउन इसको जरा। कि एग्जैक्टली क्या रोल है इसका। This is summary of each chapter, including important formulas, short tricks, tricky questions, not more than 10 to 15 pages per chapter. ये किस चीज में हेल्प करेंगे आपको? रिवीजन में हेल्प करेंगे। कब हेल्प करेंगे? जब आपके पास बहुत सारे चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे। और इसको आपको कितना फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक्स को वीकली बेसिस पे। ऑन वीकली बेसिस यू हैव टू एक्सेस इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक्स। इसमें नया लिखना है और पुराना उसमें से पढ़ना है। हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव? 1 to 1.5 hour टू ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक को आपको इतना समय देना है। कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट करते रहना है। कीप ऑन अपडेटिंग इट। नई चीजें उसमें लिखते जाओ, पुराना उसमें से रिवाइज करते जाओ। तो ये कुछ एक सिस्टम है जो हम आपसे चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि बच्चे इसको पूरा फॉलो करें अच्छे से, और बहुत जरूरी है। तो आज जो मैं आपको शुरू करा रहा हूं चैप्टर, उसका नाम है ग्राफ्स। तो हम पैरेलली चलाएंगे दो चीजों को, क्योंकि ग्राफ में कैलकुलस का जरूरत पड़ता है। तो हम दो चीजों को पैरेलली लेके चलेंगे, ग्राफ एंड कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चलता रहेगा और ग्राफ्स में इसका यूज होगा काफी सारा। कैलकुलस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काफी सारा यूज होता है ग्राफ्स में। तो हम पैरेलली इनको लेके चलेंगे, मतलब हमारा, और इसको आप कह सकते हो ये दोनों का सबसे बड़ा रोल क्या है? दे आर ट्रीटेड एज मैथमेटिकल टूल इन फिजिक्स। सर हाँ सर रियल नंबर खत्म हो गया? हाँ, रियल नंबर कोई चैप्टर नहीं था, रियल नंबर इनइक्वालिटीज का पार्ट था। ओके सर, ओके। हाँ, लेकिन इनइक्वालिटी अभी शुरू नहीं कराया मैंने मेनली ग्राफ और कैलकुलस पे फोकस रख रहा हूँ मैं इस समय अपना। मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। तो अगर ग्राफ की बात करें हम, तो ग्राफ मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? एक एक्स एक्सिस होनी चाहिए और एक वाई एक्सिस होनी चाहिए, और ये ओरिजिन। X is also known as independent variable and Y is known as dependent variable. अब Y की X पे डिपेंडेंस क्या है?
इट कैन बी इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया y बराबर x भी हो सकता है, y बराबर x स्क्वायर भी हो सकता है, y बराबर 2x हो सकता है, y बराबर x अपॉन 2 हो सकता है, y बराबर माइनस x हो सकता है, y बराबर 1 अपॉन x हो सकता है. ये सिंपल रिलेशंस है y के x पे. बट आप देखोगे कि y इज डिपेंडेंट ऑन x. x की जो वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से y डिसाइड हो रहा है. y is a function of x. Function of x. This is called y is a function of x. What is x? X is independent variable and y is dependent variable. This is independent, this is dependent. तो y x पे डिपेंड कर रहा है. x की वैल्यू हमेशा x एक्सिस पे होंगी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस and dependent variable is always on the vertical axis. This is on the vertical axis. तो यहाँ पे y बराबर x है, मतलब जितना x है उतना ही y हो जाएगा. अगर y बराबर x स्क्वायर है, इसका मतलब जितना x होगा उसका हमेशा स्क्वायर ले लिया जाएगा. We take the square of x, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9. यहाँ पे x का दुगना हो जाएगा y, यहाँ पे x का आधा हो जाएगा y, x का नेगेटिव हो जाएगा y, y बराबर 1 अपॉन x. तो व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, आप सब लोग एक टेबल बनाओ x वर्सेस y की, सारे कर्व्स के लिए, इन सब के लिए अलग अलग 7 टेबल बनानी है आपको. 1 2 3 4 5 6 6 टेबल बनानी है. उनमें x की वैल्यूज क्या क्या लेनी है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लिखनी है. जैसे y बराबर x होगा तो यही वैल्यूज आ जाएंगी x स्क्वायर. ऐसे करके टेबल बनानी है आप लोग. ऑल 6 ग्राफ्स के लिए मेक द टेबल्स.
तो कितने बच्चों ने टेबल बना लिया? जिन बच्चों ने 6 टेबल बना लिया वो चैट में लिख के भेजें टेबल। y इज इक्वल टू एफ एक्स दोबारा बता दीजिए, माधव गुप्ता ने पूछा है। पहली बार ही काम बताया मैंने, y बराबर एफ एक्स। y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको क्या लिखा जाता है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब y डिपेंडेंट है x पे। y x भी हो सकता है, y x स्क्वायर भी हो सकता है, 2x। That's why this is particular type of structure which is based on x. तो इतने बच्चों ने टेबल बना ली है, 1 2 अर्चित, राघव, विपुल, अभिषेक। तो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x, पहले वाले की अगर हम टेबल देखें तो क्या टेबल आएगी कि -3 के लिए वैल्यू -3 है, -2 के लिए -2, 0 1 2 3। जो वैल्यू x की है वही वैल्यू y की है, क्योंकि y बराबर क्या है? x। तो अगर हम इसको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, आप सबको पता होगा कोई भी पॉइंट 2 डायमेंशनल प्लेन में क्या होता है, जैसे मेरे 2 डायमेंशनल प्लेन है उसमें अगर वहां से उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें x एक्सिस पे, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कहलाती है x कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर ड्रॉप करें y एक्सिस पे, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कहलाती है y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। x coordinate and y coordinate. This is also known as abscissa या x coordinate, and y coordinate क्या कहलाता है? Ordinate. This is also known as ordinate. Abscissa या x coordinate, ordinate या y coordinate, इसको x coordinate भी बोलते हैं और ordinate मतलब y coordinate। कोई भी पॉइंट 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर पॉइंट यहाँ पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो x एक्सिस पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिन से डिस्टेंस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो y एक्सिस पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिन से डिस्टेंस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के लिए अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो a, b, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये कितना हो जाएगा? a, 0। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये हो जाएगा 0, b। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? अपनी चैट में लिख के भेजा अंडरस्टूड कि किसी भी पॉइंट के लिए 2 डायमेंशनल प्लेन में उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कहलाता है एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट कहलाता है ऑर्डिनेट। माधव, अर्चित, राघव। तो अब हम ये जो हमने टेबल बनाई है, इस टेबल के जो सारे x और y कोऑर्डिनेट आए हैं उनको हम एज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ पेयर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे ये पहला पॉइंट हो गया -3, -3, दूसरा पॉइंट हो गया -2, -2, तीसरा पॉइंट हो गया -1, -1, चौथा पॉइंट हो गया 0, 0, पांचवा पॉइंट हो गया 1, 1, छठा पॉइंट हो गया 2, 2, सातवां पॉइंट हो गया 3, 3। तो इन पॉइंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उन पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो हमें कर्व मिलेगा या लाइन मिलेगी उसे कहते हैं हम ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y is equal to x। तो what is the basic system of drawing the graph of any function? We make a table of independent variable versus dependent variable, और dependent variable का dependence on independent variable will be shown by the expression relating y and x। x और y को रिलेट करने वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो कि इस केस में y बराबर x है, उसकी हमने टेबल बनाई
हमको एक पॉइंट्स मिले, उन पॉइंट्स को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे और उनको ज्वाइन करके हमें को ये ग्राफ मिलेगा जो कि इस फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। तो इस केस में तो पहला पॉइंट था -3, तो उसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू आई एक्सिस, यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ये दोनों कहाँ मिले, यहाँ पर -2, -2 यहाँ से किया और यहाँ से किया, -1, -1 0, 0 फिर 1, 1 फिर 2, 2 फिर 3, 3। तो ये जो सारे पॉइंट्स मिले हैं इनको हम डिनोट करेंगे। एक पॉइंट हो गया -3, -3 -2, -2 -1, -1 0, 0 1, 1 2, 2 3, 3 और इन पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ दें। इनको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, a straight line passing through origin। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं क्योंकि it is not looking straight in a S। Straight line passing through origin। (2, 2, 3, 3) तो लाइन के केस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है स्लोप ऑफ अ लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ अ लाइन? किसी बच्चे को पता है स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है? ड्रॉपर वाले स्टूडेंट है वो ना बताएं, नए बच्चों में जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो अगर कोई बता डेरिवेटिव सर एंगल और डेरिवेटिव। एंगल और डेरिवेटिव। अच्छा, और कोई बताए कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? So tan theta equals to P upon अच्छा चलो, स्लोप बताने से पहले आप ये बताओ कि स्लोप का मेन रोल क्या होता होगा? स्लोप क्या रोल प्ले करेगा? स्लोप हमें लाइन के बारे में क्या बताता है? एंगल जानने में हेल्प करता है। कौन सा एंगल? विच प्लेन एंगल? एंगल। मतलब एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमें पता लगता है स्लोप से। मतलब मेनली बेसिक रोल ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन और द ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन। ये हाउ द लाइन इज लोकेटेड इन 2-dimensional प्लेन, वो हमें पता लगता है स्लोप से। स्लोप ऑफ अ लाइन m is equal to tan theta, where theta is the angle made by the line with positive direction of x axis। अगर ये थीटा है तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय tan। तो फॉर एग्जांपल वी कैन से अगर लाइन 60 डिग्री एंगल बना रही है, अगर लाइन 45 डिग्री बना रही है, या लाइन 30 डिग्री बना रही है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो tan इस केस में स्लोप कितना हो जाएगा? m1 is equal to
tan 60 degree, that is will be √3. अगर 45 डिग्री एंगल बना रही है m2 will be tan 45 degree will be 1. अगर 30 डिग्री एंगल बना रही है m3 is equal to tan 30 degree, that will become 1/√. So slope depends on the angle made by the line with positive direction of x-axis. और इस केस में जो y बराबर x है, इस केस में ये वाला एंगल कितना होगा? हाउ मच विल बी दिस एंगल? अगर आप देखो कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो इनमें से कि ये लेंथ कितनी है 1, ये लेंथ कितनी है 1, अगर आप इसको थीटा मान लो तो tan थीटा विल बिकम 1/1, so theta will become 45 degree. So slope of this line is 1. Y is equal to x के लिए slope is 1. Slope is equal to 1. Now there are two important concepts regarding the graph of any function. One is domain, कि domain क्या होती है, and another is range. कि रेंज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज. तो अभी हम अगला 5 मिनट तक इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन एंड व्हाट डू वी मीन बाय रेंज. तो आप पहले अपने पास एक डेफिनेशन लिख लें. व्हाट इज डोमेन? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज नोन एज डोमेन. सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज domain. And what is range? Set of values of y is called range. जो x की वैल्यूज होती हैं वो होती हैं डोमेन, जो y की वैल्यूज होती हैं वो होती है रेंज. तो इस ग्राफ के केस में आप लोग डोमेन और रेंज बताओ क्या होगी डोमेन और रेंज. अभी लिख लो अपने पास, बताना नहीं है.
सर प्लीज माइक ऑन करिए सर। इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, रेंज भी होगी ऑल रियल नंबर्स, y इक्वल टू x। देखो क्या है, अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट डू यू नीड टू डू इज यू हैव टू drop the perpendicular from each point on the graph on x-axis, and foot of those perpendicular will give you the domain. Or if you drop perpendicular from each point on the graph on y-axis, and they will give you range. इस ग्राफ के लिए जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है, domain is given by this interval, range is given by this interval. तो अगर हम y इक्वल टू x लाइन लें जो कि ऐसी थी हमारी, अगर हम उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, if we drop the perpendicular on x axis तो पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन आ जाएगी, और अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो विल गेट पूरी की पूरी y एक्सिस। तो पूरी x एक्सिस पे कितने नंबर्स होंगे, ऑल रियल नंबर्स, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। पूरी y एक्सिस पे कितने नंबर्स होंगे, ऑल रियल नंबर्स, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। तो फॉर y इक्वल टू x, डोमेन इज गिवन बाय ऑल रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। रेंज इज आल्सो गिवन बाय all real numbers minus infinite से plus infinite. Domain is all real numbers, range is also all real numbers. किसी को कुछ डाउट हो इसमें तो पूछ लो, y इक्वल टू x के लिए डोमेन ऑल रियल नंबर्स कैसे हुई या रेंज ऑल रियल नंबर्स कैसे हुई। अब बात करें y इक्वल टू x स्क्वायर की, अगर आपने जो टेबल बनाई होगी x वर्सेस y की, हमने देखा होगा -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अगर y बराबर x स्क्वायर मान लिया जाए 9 4 1 4 9 ऐसा आएगा। अगर इन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे 0, 0 1, 1 2, 4 3, 9 -1, 1 2, 4 -3, 9. So the graph will look like this, and this is the parabola. ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ। और इसमें कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है 0, 0, ये पॉइंट है 1, 1, ये पॉइंट है 2, 4, ये पॉइंट है 3, 9। ये पॉइंट है -1, 1, ये पॉइंट है -2, 4, ये पॉइंट है -3, 9। 1, 1, 2, 4 3, 9 -1, 1 -2, 4 -3, 9। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, हमें जो ग्राफ मिला है वो क्या है ग्राफ। पहले केस में y बराबर x में हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी, यहाँ पर हमारा मिला है पैराबोला, और दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला। और इस ग्राफ में अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम,
उस कॉन्सेप्ट का नाम है टेंजेंट टू अ कर्व। किसी बच्चे को पता है टेंजेंट टू अ कर्व का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट टू अ कर्व? टेंजेंट नाम सुना है कभी आपने, टेंजेंट टू अ कर्व? एनीवन? किसी ने नहीं सुना? ठीक है, डेफिनेशन लिखे आप, टेंजेंट टू अ सर कर्व। टेंजेंट तो सुना है सर। हाँ, क्या सुना है? सर परपेंडिकुलर कुछ नहीं, टेंजेंट की डेफिनेशन लिखे, अ लाइन which touches a curve, a line which touches a curve at a point is known as tangent. Is known as tangent at the point. फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट, और इस पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट। ये लाइन क्या कर रही है? इन पॉइंट्स पे इस कर्व को टच कर रही है। That's why they are the tangent to the curve. Tangent to the curve at 1,1. Tangent to the curve at 2,4. Tangent to the curve at 3,9. अगर आप 0,0 पे टेंजेंट बनाओगे तो x एक्सिस भी टेंजेंट बन जाएगी। This is tangent to the curve at 0,0. तो a line which touches a curve at the point is known as tangent to the curve at that point. Tangent. This is the definition of tangent. ठीक है? और अब एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, dy by dx. What is dy by dx? This is instantaneous rate of change of y with respect to x. y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, और कैसा रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या इसको दूसरा नाम और क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. Instantaneous rate of change of y with respect to x, या derivative of y with respect to x, dy by dx. और किसी x की पावर n के लिए dy by dx is given by n into x की पावर n minus 1. तो यहाँ पे 3-4 चीजें बता दी है मैंने एक साथ आप लोगों को, धीरे धीरे करके आपको समझना है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा हो तो पूछना, यू हैव टू आस्क, नोट डाउन करें और फिर पूछें कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई। सर हाँ बोलो। सर इसको यूज कैसे करेंगे? क्वेश्चन के थ्रू बता दीजिए प्लीज। अभी उस पर मत जाओ, वो चीज तो मैं भी बताऊंगा। अभी ये बताओ, जो चीज अभी बताई है वो समझ में आई कि नहीं? यस सर। कि अगर y बराबर x की पावर n है तो dy by dx is given by n into x की पावर n minus 1, और dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप लोग पहले क्या करते थे, 10th क्लास तक क्या करते थे कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करते थे, या फिर इसे आप कहते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर इसे आप कहते थे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन ये जो था ये कहलाता था एवरेज रेट ऑफ चेंज।
all these things were average rate of change. हमने यहाँ पे कुछ एक नई चीज ला दी dy by dx. तो dy by dx का एक्चुअल में क्या मतलब होता है? dy by dx is also known as delta y upon delta x. कब? जब ये जो डेल्टा x है वो 0 को टेंड करे, डेल्टा x टेंड्स टू 0. आपने टाइम इंटरवल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो चेंज है उसको बहुत स्मॉल कर दिया, इंटरवल को एक इंस्टेंट बना दिया और उसकी वजह से जो चेंज इन y आया उसका रेशियो निकाला. dy by dx is also limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. तो dy by dx is nothing but instantaneous rate of change. और इंस्टेंट कैसे बनाया आपने इंटरवल को? डेल्टा x tends to 0 करा. dy by dx is equal to del y upon del x tends to 0. और dy by dx और क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. टेंजेंट का मतलब क्या है? A line which touches a curve at the point is known as the tangent to the curve. और dy by dx x की पावर n के लिए क्या होता है? n into x की पावर n minus 1. अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड, इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए. सर n क्या है यहाँ पे? n कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू 3, 4, 5. फॉर एग्जांपल यहाँ पे y बराबर x स्क्वायर था तो n 2 हो जाएगा. dy by dx कितना हो जाएगा? इसके केस में dy by dx will become 2 into x की पावर 2 minus 1, 2 into x की पावर 1, मतलब 2x. ओके सर. डेरिवेटिव हो गया इसका. ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया. ये fx है, उसकी fx की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गई. ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो गया. इंस्टेंटेनियस है, मतलब x हो गया. कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? सर यस सर. हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. तो dy by dx के बारे में हमने क्या बताया? dy by dx is the rate of change of y with respect to x, derivative of y with respect to x, instantaneous rate of change of y with respect to x. लेकिन कैसी रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. और y बराबर x की पावर n के लिए dy by dx क्या होता है? n into x की पावर n minus 1. अब हम नई चीज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी भी कर्व के लिए dy by dx at any point is the instantaneous rate of change, or you can say the slope of the tangent to the curve at that point. dy by dx लिख लें आप सब अपने पास. What is dy by dx? dy by dx slope of tangent to the curve at the point. For example, in this case, जैसे y बराबर x स्क्वायर है, this is y is equal to x स्क्वायर. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 2. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3. हमने y बराबर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, dy by dx बराबर 2x आ गया. तो dy by dx की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1,1. जहाँ पे x की वैल्यू पर 1 है, 2 into 1. तो इस टेंजेंट का स्लोप हो गया 2. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 2. तो dy by dx की वैल्यू कितनी हो गई? 2 into 2 4. तो इस टेंजेंट का स्लोप है 4. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3. तो dy by dx कितना हो गया? 2 into 3 मतलब 6. तो इसका मतलब इस टेंजेंट का स्लोप है 6. जो tan थीटा आता है कि मतलब कि भाई अगर ये यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है, यहाँ पे एंगल मान लो बीटा बना रहा है, यहाँ पे एंगल मान लो गामा बता रहा है,
तो जैसे मैंने स्लोप का कॉन्सेप्ट बताया है कि tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन, तो इस केस में tan अल्फा इज 2, इस केस में tan बीटा इज 4, इस केस में tan गामा इज 6. Angle made by the line with positive x-axis, angle made by the line with positive x-axis, angle made by the line with positive x-axis. Slope is 2, slope is 4, slope is 6. पूछे, आप किसी को डाउट हो तो पूछे. सर हम ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इसे? क्योंकि यहाँ पे dy by dx बराबर क्या आया था? 2x. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? 1. तो ये 2x बराबर क्या होगा? dy by dx बराबर क्या है? 2 into x. तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 2 into 1. dy by dx कितना आया था? 2x. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 2. तो 2 into 2. dy by dx कितना आया था? 2x. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3. 2 into 3 6. आया समझ में कि नहीं? माधव गुप्ता, जब आप डाउट अनम्यूट करके पूछते हो तो समझ में आ गया, वो आप अनम्यूट करके क्यों नहीं बता सकते? डाउट पूछने के लिए अनम्यूट करते हो तो समझ में आ गया, उसके लिए भी अनम्यूट करके बता दिया करो. माधव गुप्ता अनम्यूट करें. माधव गुप्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर अनम्यूट है माइक. नहीं, मैंने अभी आपसे क्या बोला? मैंने बोला ना कि आपको अनम्यूट करके ये बोलना आता है कि नहीं आता है कि हाँ समझ में आ गया. हाँ सर. तो आपने फिर क्यों नहीं बोला अभी कि समझ में आ गया? वो सर नेट प्रॉब्लम आ रही है. नेट प्रॉब्लम आ रही है. अब ध्यान रखें, वो बच्चे जो भी कोई डाउट पूछता है अनम्यूट करके, और अगर डाउट एक्सप्लेन हो जाता है तो आपको अनम्यूट करके ही बताना है कि समझ में आ गया. ये नहीं कि आपने अनम्यूट करके तो डाउट पूछ लिया फिर चैट बॉक्स में आंसर लिख दिया. तो जरूरी नहीं है मैं बार बार जाके आपका चैट बॉक्स चेक करूंगा फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करूं. और किसी को कोई डाउट इसमें कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा. और स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है? dy by dx. सर तो जो बेसिकली dy अपॉन dx है वो यूज किया जाता है टेंजेंट एट द पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए. स्लोप ऑफ द टेंजेंट की निकालने के लिए स्लोप dy by dx को यूज किया जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ओके सर. इसी तरीके से यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स हैं, इन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. इन टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा? इस वाले का कितना आएगा? इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा? बताओ. What will be the slope of these tangents? ये वैल्यूज, यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी है? यहाँ पे x कितना है? सर -2 -4 -6 ही आएगा. -2 -4 एंड -6 ये आएंगे स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व एट दीस पॉइंट्स. -1 पे क्या आएगा स्लोप? 2 into -1 will become -2. -2 पे क्या आएगा? 2 into -2 -4. यहाँ पे कितना आएगा? 2 into -3 that will be -6. तो ये स्लोप्स हैं पॉजिटिव स्लोप्स क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है. यहाँ पे कैसे एंगल बनाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्स. तो इसलिए नेगेटिव स्लोप आ रहा है. सर dy अपॉन dx जो था वो 2x क्यों हुआ? सर वो वाला और क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला बताया y बराबर x की पावर n के लिए
dy by dx is given by n into x की पावर n minus 1. अगर x की पावर n है तो डेरिवेटिव होता है n into x की पावर n minus 1. तो x की पावर 2 है तो डेरिवेटिव क्या होगा 2 into x की पावर 2 minus 1. तो 2 into x की पावर 1 मतलब 2x. अगर ये y बराबर x क्यूब होगा तो dy by dx कितना हो जाएगा 3 into x की पावर 3 minus 1 मतलब 3x square. अगर y बराबर x की पावर 4 होगा तो dy by dx कितना हो जाएगा 4 into x की पावर 4 minus 1 मतलब 4x क्यूब. ओके सर, आ गया. ऐसे निकालते हैं dy by dx. लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा इनमें इन एंगल में सबसे छोटा एंगल कौन सा लग रहा है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा लग रहा है? अल्फा बीटा गामा में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे छोटा एंगल कौन सा है? गामा सबसे बड़ा है, अल्फा सबसे हाँ, छोटा है. अल्फा सबसे छोटा है. तो इसी वजह से आप देख सकते हो tan अल्फा सबसे छोटा है, tan गामा सबसे बड़ा है. अल्फा बीटा गामा, अल्फा छोटा है बीटा से, छोटा है गामा से. इसी वजह से tan अल्फा छोटा है tan बीटा से, छोटा है tan गामा से. मतलब स्लोप ऑफ m1 m2 m3. अगर ये स्लोप m1 है, यहाँ पे स्लोप m1 मान लिया, यहाँ पे स्लोप m2 मान लिया और यहाँ पे स्लोप m3 मान लिया. तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा छोटा है बीटा छोटा है गामा से, tan अल्फा छोटा है tan बीटा से, छोटा है tan गामा से. m1 is less than m2 is less than m3. यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप्स हैं. अगर एक्यूट एंगल बनाएंगे तो पॉजिटिव स्लोप, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो नेगेटिव स्लोप. कितने बच्चों को एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में डिफरेंस समझ में आता है? व्हाट इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? सर एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है. राइट. तो जब एंगल एक्यूट होता है तब tan थीटा पॉजिटिव होता है और जब एंगल ऑब्ट्यूज होता है तब tan थीटा नेगेटिव होता है. जैसा कि मैं यहाँ से दिखाई भी दे रहा है, स्लोप्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव. तो आप लिख लो अपने पास, फॉर एक्यूट एंगल्स tan थीटा इज पॉजिटिव, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल्स आपको एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही देखना है. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ये वाला एंगल देख लो या आप यहाँ पे ये वाला एंगल देख लो, हमेशा पॉजिटिव एक्स के साथ ही एंगल देखना है. तो यहाँ पे ये एक्यूट एंगल बन रहा है और यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है. Is this clear? चलो, अब यही काम हम आपसे करवाएंगे. किसी को कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड? बहुत सारी चीजें बोर्ड में लिखी हुई है अभी और उसमें हमने dy by dx बताया है. dy by dx का मतलब क्या होता है ये बताया है. टेंजेंट टू अ कर्व का मतलब बताया है. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? सर किसी केस में सर dx अपॉन dy हो सकता है? नहीं, क्योंकि मतलब हम क्या निकालते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अभी एक जैसे जो अभी सबसे ज्यादा कर्व आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आप देखते हो कि नंबर ऑफ डेज कितने हो गए और कोरोना केसेस कितने हो गए. ऐसा कर्व कहीं पे देखा है? काफी जगह देखा, सोशल मीडिया वगैरह पे, टीवी में आता रहता है कि नंबर ऑफ डेज की 15 मार्च को इंडिया में कितने केसेस थे, 15 अप्रैल को कितने केसेस थे, 15 मई को, 15 जून को. तो देख रहे हैं यस सर. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डेज. कि कोरोना हो या ना हो, डेंगू हो या ना हो, मलेरिया हो या ना हो, स्वाइन फ्लू हो या ना हो, दिन तो आपस आगे बढ़ते रहेंगे. 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल आएगी, उसके बाद 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त.
तो जो दिन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो तो अपनी मर्जी से आगे बढ़ते रहेंगे, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सूरज चांद सितारे सब होता रहेगा। उसके अलावा क्या हो रहा है वो उस पर डिपेंड कर जा रहा है कि भाई इतने दिन में ट्रांसमिशन इतना सारा हो गया, इतने सारे लोगों को कोविड-19 हो गया। तो अब आपको अगर dy by dx निकालना है उसका तो मतलब समझ में आता है कि भाई कितने दिनों में कितने नंबर ऑफ केसेस हुए। आप ये तो नहीं निकालोगे ना कि मतलब कितने केसेस में कितने दिन हुए, उल्टा नहीं करोगे ना dx by dy कि मतलब dx by dy का मतलब होगा चेंज इन x अपॉन चेंज इन y। आप ये तो नहीं कहोगे ना कि पर कोरोना केस में कितने दिन लगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जरूर कहोगे कि पर डे में कितने कोरोना केसेस हुए, उसका कोई मीनिंग है। इसलिए dx by dy का कोई मीनिंग नहीं है, dy by dx का मीनिंग है। dy by dx का मतलब है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नॉर्मली हम ये नहीं करते हैं कि चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका कोई मतलब नहीं। तो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। यस। हाँ, मतलब आप ये तो कहोगे कि हाँ पर डे कितने कोरोना केसेस हो रहे हैं, ये तो नहीं कहोगे ना कि पर कोरोना केस कितने डेज हो रहे हैं, ये नहीं कहोगे, उल्टा नहीं कहोगे, राइट? दैट्स व्हाई। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं उसको लेके कि dy by dx का मतलब क्या है? यस, dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया प्रॉपर्ली? क्योंकि अगला मैं सवाल देने वाला हूँ जो आज का लास्ट सवाल है वो कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड है। चलो अगला सवाल ये है, अच्छा ये बताओ y बराबर एक्स स्क्वायर की डोमेन क्या है और रेंज क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर? ये ग्राफ जो ऐसे बनाया हुआ था हमने अभी, इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है? सर डोमेन तो रियल नंबर है और बाई और जो रेंज है इसकी वो होल नंबर है। होल नंबर है। अगर तो हम यहाँ जीरो से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने शुरू करेंगे तो यहाँ पे ये सब कुछ आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा इंक्लूडिंग जीरो? तो डोमेन तो यस ऑल सर। रियल नंबर और रेंज जो है वो हो जाएगी जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, और जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि भाई जीरो बीच में होता है, इस तरफ पॉजिटिव रियल होते हैं, इस तरफ नेगेटिव रियल होते हैं, ऐसा होता है। इनफाइनाइट तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। तो जब जीरो को पॉजिटिव के साथ मिला दो तो क्या रह जाता है? नेगेटिव। इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव। तो जीरो को इंक्लूड कर लिया इनफाइनाइट तक, तो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पे तो ये सारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, पूरी रियल नंबर लाइन को इकट्ठा कर लेंगे। और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वाई एक्सिस पे तो क्या आएंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगी और साथ में जीरो भी आ जाएगा। तो दिस रेंज विल बी क्लोज जीरो टू इनफाइनाइट, डोमेन विल बी ऑल रियल। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? रेंज ये होगी और डोमेन ये होगी। तो अब आप लोगों को करना है ग्राफ ड्रॉ y x क्यूब का, इसकी डोमेन निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट x is equal to -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड ड्रॉ द टेंजेंट्स। ये सारे 7 टेंजेंट आपको ड्रॉ करके भी दिखाने, ये सारा काम करो सब बच्चे, जिससे पता लग जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर आपको कितना समझ में आया।
हाँ भाई, कितने बच्चों ने बना लिया, कर लिया ये सब जो जो चीजें करने को बोली हैं इसमें? y बराबर एक्स क्यूब के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल। तो अच्छा ठीक है, विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। इसको होमवर्क की तरह मान लो, या व्हाट आई कैन डू इज आई विल सेंड द प्राइवेट लिंक ऑन दिस। मेरा खुद का वो जो है उससे जूम को मैं इनको 10 मिनट और करा दूंगा इसी वाले बैच में, बैच 3 में। तो यू पीपल कैन होल्ड ऑन फॉर आपके पास नया आईडी आ जाएगा जिससे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाले आईडी पे बंद कर रहे हैं, दूसरी क्लास होनी है।